मेरी क्रिसमस। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि आज क्रिसमस का दिन है, बट यहाँ पे आज की वीडियो की जो अपडेट्स है वो ज्यादा कुछ खास होने वाले नहीं है, या फिर यूँ कहूँ कुछ सैड अपडेट्स होंगे जिनको सुनकर आप लोग का मूड ऑफ हो सकता है। बट यहाँ पे मूड की माँ बहन एक एनिमे ने कर दिया मेरा, वो है ब्लीच 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर का हिंदी डब। और जिनको भी इस चीज के बारे में नहीं पता उन्हें आगे इस वीडियो में इसके बारे में पता चलेगा। तो अब चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपडेट के बारे में बात करें जो आता है अपने आर्केन सीरीज को लेकर। और अगर आप लोगों ने इस एनिमेटेड सीरीज को देख रखा है, और देखना क्या है, वैसे भी ये एनिमेटेड सीरीज अब ऑफिशियली तौर पे एंड हो गई, बट यहाँ पे मैं आप लोग बताना चाहूंगा कि आर्केन की सीरीज अभी पूरी तरीके से एंड नहीं हुई है, क्योंकि अभी सोर्सेज के अकॉर्डिंग हमें जानने को मिला है कि आर्केन के मल्टीपल स्पिन ऑफ्स अभी डेवलपमेंट में चल रहे हैं, और कुछ स्पिन ऑफ्स यहाँ पे लीग ऑफ लेजेंड्स के कंप्लीटली न्यू कैरेक्टर्स पर बेस्ड होगा, और बाकी स्पिन ऑफ सीरीज से आर्केन की स्टोरी को कंटिन्यू किया जाएगा। जो चलो आर्केन के जितने फैंस है उनके लिए अच्छी न्यूज है, और फ्यूचर में जैसे इसके रिगार्डिंग अपडेट आएगा वैसे मैं आप लोग साथ शेयर करता रहूंगा, तो आप लोग चैनल के साथ बने रहो। और इसके अलावा अब हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो आता है अपने हेल्स पैराडाइज को लेकर। और ये अपडेट बेसिकली जंप फेस्टा से आया था, बट इस अपडेट के बारे में आप लोग बताना भूल गया था। और चिंता मत करो, ये एनिमे को लेकर नहीं है। यहाँ पे हेल्स पैराडाइज का जंप फेस्टा 2025 के अंदर एक वीडियो गेम भी अनाउंस हुआ था, जिसका एक न्यू ट्रेलर भी देखने मिला, जो आप लोग चाहो तो जाके चेकआउट कर सकते हो। और इसी के साथ में जो वीडियो गेम का एडेप्टेशन होगा वो ऑफिशियली तौर पे अनाउंस हुआ है 2025 के लिए। और इतना ही नहीं, हमें एक और एनिमे का गेम देखने मिलेगा जो आता है अपना नात्सुमे बुक ऑफ फ्रेंड्स। जो अगर आप लोगों ने इस एनिमे को देख रखा है तो अब आप लोग के लिए एक अच्छी न्यूज है, क्योंकि इसका एक 3D एडवेंचर वीडियो गेम आने वाला है। इसका यहाँ पे ट्रेलर रिवील किया गया और इसको स्विच और पीसी पर रिलीज किया जाएगा, जो ये गेम आप लोग को 5 जून से देखने मिल जाएगा। अब वैसे इसके बाद अब हम लोग कुछ मांगा अपडेट्स के बारे में बात कर ले। जैसे यहाँ पे अपना पहला मांगा आता है अपना सोसोनो फ्रेरेंट, यानी फ्रेरेंट बियॉन्ड जर्नीज एंड, जिसकी मांगा अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हाइटस पे चली गई है। और इसका मतलब अब ये मांगा लंबे ब्रेक पर गई है, और अब इस मांगा का रिटर्न कब तक होगा वो तो इसके मांगा ऑथर ही जानते होंगे, बट होप करते हैं कि जल्द से जल्द इसका कमबैक हो। अब हालांकि मांगा को लेकर सिर्फ इतनी ही नहीं, कुछ और भी बुरी न्यूज हमें जानने को मिली। जैसे यहाँ पे विनलैंड सागा की जो मांगा है वो यहाँ पे माकोटो युकीमुरा जो इस मांगा के ऑथर है, तो यहाँ पे उनके अकॉर्डिंग ये मांगा बहुत जल्द एंड होगी, और अब इसकी मांगा का एंड हमें देखने मिलेगा। तो मैं होप करूंगा कि हमें कोई अच्छी हैप्पी एंडिंग मिले। अब हालांकि इसकी मांगा तो नेक्स्ट ईयर तक एंड हो जाएगी, और होप करते हैं कि इसकी एंडिंग को सेलिब्रेट करने के लिए मापा स्टूडियो वाले इसके सीजन 3 को अनाउंस कर दे। जो अगर ऐसा हो गया तो अच्छी बात होगी। बट दूसरे मांगा के बारे में बात करें जो आता है अपना कोमी कांट कम्युनिकेट, जिसके वॉल्यूम 36 का कवर आर्ट रिवील किया गया। एंड मैं जानता हूँ कि आप लोग इसके सीजन 3 का भी इंतजार कर रहे हो, एंड अनफॉर्चुनेटली इसके सीजन 3 को लेकर कोई अपडेट नहीं है। जो सच कहूँ तो मुझे भी काफी ज्यादा बुरा लगा इस चीज को सुनकर। बट यहाँ बुरी न्यूज यहीं पर खत्म नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे कुछ और भी बुरी न्यूज के बारे में बात करेंगे। बट उससे पहले मैं आप लोग दिखाना चाहूंगा डान दान की वॉल्यूम 18 का कवर पेज, जिसका फर्स्ट लुक देखने में काफी सही लग रहा है। बट इसके अलावा डान दान के एनिमे को लेकर एक डार्क सीक्रेट जो यहाँ पे हर डान दान के फैंस को जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप लोगों ने ये तो देखा ही होगा कि जो डान दान का एनिमे है वो यहाँ पे अगर कंपेयर करे काइजू नंबर 8 या फिर सोलो लेवलिंग से, तो उनसे कम पॉपुलर है। मतलब ऐसा नहीं कि एनिमे पॉपुलर नहीं है, जापान के अंदर तो इस एनिमे की पॉपुलैरिटी नेक्स्ट लेवल पर है। बट हम लोग बात करें ग्लोबल लेवल के बारे में, तो यहाँ पे ग्लोबली बहुत सारे लोगों को इस एनिमे के बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसका ढंग से प्रमोशन ही नहीं किया गया। और ये चीजें मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारे रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हमें जानने को मिला कि यहाँ पे जो जापानीज कंपनी है वो यहाँ पे बिल्कुल भी खुश नहीं क्रंचीरोल से। स्पेशली जो टोहू और टोई एनिमेशन है वो यहाँ पे क्रंचीरोल को क्रिटिसाइज करी है, जिन्होंने यहाँ पे डान दान और वन पीस जैसे एनिमे को ढंग से प्रमोट नहीं किया। और जितना प्रमोशन ये लोग सोलो लेवलिंग को कर रहे हैं उसका 10 से 20% प्रमोशन भी क्रंचीरोल वालों ने डान दान का नहीं किया। और इवन इसका क्रंचीरोल ने प्रमोशन थोड़ा बहुत किया था शुरुआत के टाइम में, बट बीच में ही क्रंचीरोल ने इसको रोक दिया। और इसका प्रमोशन क्यों बंद किया गया वो तो मैं नहीं जानता हूँ, बट इसकी वजह से डान दान की जो ओवरऑल पॉपुलैरिटी है उसके ऊपर बहुत ज्यादा गंदा इफेक्ट पड़ा। मतलब जिस एनिमे को क्रंचीरोल को प्रमोट करना चाहिए था उस एनिमे को इन लोगों ने ना के बराबर प्रमोट किया, जो एक्चुअली में बहुत ज्यादा बुरा लगा मुझे। और अच्छी बात है कि सारी कंपनीज क्रंचीरोल को क्रिटिसाइज करी है। अब होप करता हूँ क्रंचीरोल वाले यहाँ पे सभी एनिमेज को इक्वली ट्रीट करें। अब हालांकि क्रंचीरोल सुधरेगा या नहीं वो तो हम लोग आने वाले टाइम में पता चलेगा। बट इसी के साथ अब हम लोग बात करें अपने कुछ एनिमे अपडेट्स के बारे में। जैसे आप लोग पता होगा कि आज क्रिसमस का डे है, और क्रिसमस के दिन यहाँ पे अच्छे अपडेट्स के बारे में बात करना चाहिए। बट उससे पहले यहाँ पे आप लोग क्रिसमस की कुछ एनिमे के विजुअल देख सकते हो, जैसे प्लीज पुट दिस ऑन ताका मिने-सान। यहाँ पे इस एनिमे का हमें एक क्रिसमस इलस्ट्रेशन देखने मिला, और ये इलस्ट्रेशन कुछ ज्यादा ही हैवी लग रहा है देखने में। बट इसी के साथ हमें माई हीरो अकेडेमिया और यहाँ पे ओशिनोको का भी क्रिसमस इलस्ट्रेशन देखने मिला। अब वैसे अगर आप लोग को सैंटा क्लॉज को एनिमे के अंदर देखना है तो आप लोगों के लिए एक ऐसा एनिमे आने वाला भी है जो बेसिकली एक क्रिसमस स्पेशल एनिमे होगा, जिसका नाम यहाँ पे सांडा है। और
जो सांडा है उसके एनिमे का हमें एक न्यू टीजर देखने मिला जो एक्चुअली में बहुत कमाल का लग रहा है, और ऐसा शायद होना भी था क्योंकि यहाँ पे इस एनिमे को जो स्टूडियो एनिमेट कर रहा है वो है अपना साइंस सारू स्टूडियो, मतलब अपने दान का स्टूडियो, और उसी एनिमेशन स्टूडियो ने इस एनिमे को भी एनिमेट किया है, जिसकी वजह से जो इसके अंदर हमें एक्शन और एनिमेशन देखने मिला है वो देखने में काफी सही लग रहा है। और अगर आप लोग चाहो तो इसके टीजर को चेकआउट कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट इसी के साथ हम लोग को इसका एक न्यू की विजुअल भी देखने मिला, और इस न्यू की विजुअल के साथ कंफर्म कर दिया गया कि ये एनिमे हमें फॉल 2025 में देखने मिलेगा। तो चलो इस एनिमे को नेक्स्ट क्रिसमस में आप लोग देखकर एंजॉय करना। अब वैसे फॉल 2024 के बारे में बात करें, जहाँ पे जितने फॉल 2024 के एनिमेस थे वो अब धीरे धीरे एंड हो रहे हैं, और आप लोग पता ही होगा कि अगर बहुत सारे एनिमेस एंड होते हैं तो यहाँ पे बहुत से कुछ ऐसे एनिमेस है जिनका सीक्वल भी अनाउंस होता है, और उनमें से कुछ एनिमेस का सीक्वल अनाउंस हुआ है, जिसके बारे में अगर आप लोग को भी जानना है तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि यहाँ पे मैं सभी तरह के एनिमे सीक्वल्स के अपडेट्स को कवर करूंगा। जैसे सबसे पहले तो हम लोग बात करें लेट दिस ग्रेविंग सोल रिटायर एनिमे के बारे में, जो अगर आप लोग इस फॉल सीजन में देख रहे थे तो यहाँ पे इसका सीजन 1 एंड हो गया, और इसी के साथ जो इसका सीजन 2 है वो भी ऑफिशियली तौर पे अनाउंस हुआ है। तो चलो इस एनिमे के जितने फैंस है अब आप लोग खुश हो जाओ। और इसके साथ ही मैं नेक्स्ट एनिमे के बारे में बात करें जिसका नाम है काकुरियू बेड एंड ब्रेकफास्ट फॉर स्पिरिट्स। तो इस एनिमे का सीजन 2 भी ऑफिशियली तौर पे अनाउंस हो चुका है अक्टूबर 2025 के लिए, और लिटरली इस एनिमे का सीजन 2 यहाँ पे 7 साल बाद आ रहा है, जो सच में बहुत ज्यादा इंसेन है। और इसके अलावा अब हम लोगों ने अपने ऑलमोस्ट सभी एनिमे अपडेट्स के बारे में बात कर लिया। तो अब बात कर ले पिछले वीक के एनिमे एपिसोड की रेटिंग्स के बारे में। और आप लोग पता होगा कि मैं हर वीक एनिमे एपिसोड की IMDb रेटिंग के बारे में बात करता हूँ, जहाँ पे जंप फेस्टा की वजह से मैं इस चीज को लगभग भूल ही गया था, और आप लोग काफी सारे लोगों का सवाल था कि मैं इस चीज को कवर करूंगा या नहीं। तो हाँ चलो मैं इसको आज कवर करूंगा। और नंबर 1 पर बिना किसी शक के ब्लीच 1000 Year of Blood War पार्ट 3 का जो एपिसोड 12 है वो यहाँ पे 9.7 रेटिंग के साथ टॉप पर है, और जो रोरोनी किंशिन सीजन 2 का लेटेस्ट एपिसोड है वो यहाँ पे सेकंड पर, और थर्ड पर दानमाची, फोर्थ पर अपना ब्लू बॉक्स, और यहाँ पे फिफ्थ पर है अपना ब्लू लॉक, 6 पर है ड्रैगन बॉल, 7th पर है दान, और 8 नंबर पर है अपना शांग्री-ला फ्रंटियर, जो मेरे हिसाब से काफी सही लग रही है। अब हालांकि यहाँ पे ब्लीच को मेंशन कर चुके हैं, तो यहाँ पे ब्लीच के एक कचड़े के बारे में बात कर ले, जिसको लेकर आप लोग काफी टाइम से कमेंट कर रहे हो, और आप लोगों का कमेंट ये है कि भाई ब्लीच 1000 Year of Blood War का हिंदी डब आ गया, उसका रिव्यू करो। तो हाँ चलो जितने भी लोग चाहते थे कि इसका रिव्यू मैं करूँ तो आज मैं उसका रिव्यू करूंगा, और सिर्फ आप लोगों की वजह से ही मैंने ब्लीच 1000 Year of Blood War का एक बवासीर डब देखा। और हाँ मैं जानता हूँ कि काफी सारे लोग तो यही सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे क्या क्या बोले जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि ब्लीच 1000 Year of Blood War का हिंदी डब आ चुका है, वो भी यहाँ पे ऑफिशियल हिंदी डब, जो यहाँ पे मैं ऑफिशियल तो बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि ऑफिशियल डब के नाम पर ये एक बहुत बड़ा मजाक है, बट स्टिल अगर आप लोगों को इसको लेकर कोई आइडिया नहीं है तो यहाँ पे मैं आप लोग बताना चाहूंगा कि जो ब्लीच का 1000 Year of Blood War आर्क अभी चल रहा है, तो उसी एनिमे का हिंदी डब यहाँ पे जियो सिनेमा वाले लेकर आ चुके हैं कोर 1 से। और जैसे आप लोग पता होगा कि ब्लीच एनिमे जब आने वाला था तब जियो सिनेमा ने इसके 1000 Year of Blood War के राइट्स को परचेस करके अपने प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम करना स्टार्ट कर दिया था, बट जियो सिनेमा तो है ही चोमू प्लेटफॉर्म, और यहाँ पे उन्होंने कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा दिया, और यहाँ पे उन्होंने सोचा कि चलो ब्लीच 1000 Year of Blood War को खुद से डब किया जाए, और उन्होंने ऐसा एक्सपेरिमेंट कर दिया और इसका हिंदी डब ब्लीच 1000 Year of Blood War से लेकर आ गए। मतलब लिटरली 350 एपिसोड को इन लोगों ने स्किप कर दिया, और ये लोग डायरेक्ट इतने सारे एपिसोड को स्किप करके यहाँ पे इसके लेटेस्ट एपिसोड को भी दिखा रहे हैं। और चलो मैं ये तो समझ चुका हूँ कि आजकल जितने भी कंपनीज इंडिया में है वो यहाँ पे एनिमे को इसी तरीके से बर्बाद करते रहती है, बट इससे बड़ी प्रॉब्लम भी आती है इसकी डबिंग, क्योंकि इसका हिंदी डब इतना बेकार होगा वो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। क्योंकि अगर आप लोग पता नहीं है तो मैं बता दूं कि इसकी हिंदी डब में बहुत सारी चीजों की कमी है, और यहाँ पे क्या क्या चीजों की कमी है उसके बारे में बात करूँ तो यहाँ पे ढंग की वॉइस कास्ट की कमी है, दूसरी तरफ वॉइस एक्टिंग की कमी है, डायरेक्शन बेकार है, और इसके अलावा साउंड मिक्सिंग में भी इन लोगों ने हक दिया, और स्क्रिप्टिंग के बारे में तो बात करना ही बेकार है। स्क्रिप्टिंग तो इन लोगों ने और लेजेंडरी लेवल की है, और इतना कमाल का काम जो जियो सिनेमा ने किया है उसके लिए यहाँ पे जियो सिनेमा को 21 तोपों की नहीं यहाँ पे 100 तोपों की भी सलामी कम पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने एक ऐसे एनिमे को बर्बाद कर दिया जो बिग 3 के अंदर सबसे स्पेशल पोजीशन होल्ड करता है। और यहाँ पे जितने भी हिंदी डब फैंस है, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ब्लीच की इंपॉर्टेंस समझाना चाहता हूँ, जिससे आप लोगों को अंदाजा हो जाए कि ब्लीच आखिरकार कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो ब्लीच अपना बिग 3 शोनेन का पार्ट है, और बिग 3 होने के बावजूद भी ब्लीच एक ऐसा पोजीशन होल्ड करता है जो यहाँ पे ना तो वन पीस के पास है ना तो नारुतो के पास है, और वो पोजीशन है मोस्ट इन्फ्लुएंशियल शोनेन सीरीज। मतलब ब्लीच एक ऐसी सीरीज है जिसने आज के टाइम के मोस्टली जितने भी शोनेन शोज आप लोग देखते हो, और यहाँ पे आपका कोई फेवरेट सीरीज हो, फिर चाहे वो MHA हो, ब्लैक क्लोवर हो, जुजुत्सु काइसन हो, डीमन स्लेयर हो, यहाँ पे इन सभी को ब्लीच से इंस्पिरेशन मिली। और सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो ब्लीच एक बहुत रिस्पेक्टफुल पोजीशन होल्ड करता है एनिमे कम्युनिटी में, और यहाँ पे उसी रिस्पेक्ट की अगर कोई माँ बहन कर दे तो यहाँ पे गुस्सा तो जरूर आएगा। और यहाँ मैंने ब्लीच फैंस से इस चीज को लेकर उनसे ओपिनियन मांगा, तो यहाँ पे मोस्टली जितने ब्लीच के फैंस है वो लोग बस ये कह रहे हैं कि इस हिंदी डब को बॉयकॉट करो। और यहाँ पे सबसे बड़ी बेइज्जती तो यहाँ पे तमिल देखने वालों ने कर दिया, जहाँ पे लोग जो तमिल डब में एनिमेस देखते हैं वो लोग 1000 Year of Blood War के हिंदी डब को देखने के बाद ये कह रहे हैं कि अब उन्हें तमिल डब नहीं चाहिए ब्लीच का। मतलब सीरियसली हिंदी डब कम्युनिटी पे इससे बड़ी बेइज्जती अब क्या हो सकती है। और सच कहूँ तो ऐसे जो चीजें हम लोग को अभी देखने मिली वो चीजें मैंने और मेरे कुछ दोस्तों ने पहले एक्सपेक्ट कर लिया था। मतलब जब जियो सिनेमा वालों ने अनाउंस किया था कि वो अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर एनिमे लाएंगे,
तब यहाँ पे हम में से बहुत सारे लोगों ने ये बोला था कि जियो सिनेमा खुद से एनिमे डब मत करना, यहाँ पे तुम दूसरे प्लेटफॉर्म से उनके डब खरीद के अपने प्लेटफॉर्म पर दिखाओ, बट एनिमे को डब करने के लिए हाथ लगाने की कोशिश मत करना। और अगर जियो सिनेमा से कोई मेरी वीडियो देख रहा है तो भाई मैं तुमको एक एडवाइस देना चाहूंगा, प्लीज अगर हिंदी डबिंग करवा रहे हो तो म्यूज एशिया से ही करवाना, खुद टांग मत घुसाना, डबिंग की ऐसे कर दोगे तुम लोग, मैं कह रहा हूँ। और इस चीज से काफी सारे लोग ऑफेंड हो गए थे और लोग ये कह रहे थे कि भाई तुम जियो सिनेमा को हिंदी डब करने से मना क्यों कर रहे हो। तो देख लो, इसी रीजन की वजह से हम लोग जियो सिनेमा को मना कर रहे थे कि तुम मत डब करो, मत करो, क्योंकि आप लोग पता नहीं तो बता दो कि जियो सिनेमा को वन ऑफ द वर्स्ट डबिंग प्लेटफॉर्म कंसिडर किया जाता है, क्योंकि एनिमे से पहले भी इन लोगों ने कई सारी मूवीज और वेब सीरीज की डब की मार रखी है और इनकी जो डबिंग क्वालिटी होती है वो हमेशा से चीप रहती है इनकी क्वालिटी की तरह। और इसीलिए सच कहूँ तो मैं इससे ज्यादा चीजें बोलना नहीं चाहता हूँ इसकी हिंदी डब को लेकर, क्योंकि मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है कि लोग इसके हिंदी डब की न्यूज शेयर करते हैं। स्पेशली मेरी वीडियो के कमेंट में आप लोग शेयर करते हो कि ब्लीच का हिंदी डब आ गया। यहाँ पे ये खुश होने वाली बात नहीं है, यहाँ पे कम्युनिटी के ऊपर गंदा दाग लग चुका है जिसको यहाँ पे मैं मिटाना चाहता हूँ। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो इसके हिंदी डब को बॉयकॉट करें, इसको प्रमोट करने से अच्छा। क्योंकि काफी सारे लोगों का सवाल ये है कि आखिरकार जियो सिनेमा ने डब किया तो वो 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर से क्यों डब करे। तो देखो, उनके पास राइट्स की तो कमी है ही, और जब उनके पास राइट्स नहीं थे फिर भी उन्होंने इसको डब किया, क्योंकि ये कंपनी एक नंबर की लालची है जिसने देखा कि 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर की जो हाइप है वो बहुत अच्छी चल रही है। तो यहाँ पे हाइप को देखते हुए जो इस कंपनी का लालच था वो यहाँ पे और बढ़ गया, और इस लालच के चक्कर में उसने ब्लीच का सत्यानाश कर दिया। और इसीलिए मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोगों से कि यहाँ पे एनिमे कम्युनिटी को बर्बाद मत होने दो, यहाँ पे इस हिंदी डब को ज्यादा से ज्यादा बॉयकॉट करने की कोशिश करो, क्योंकि आप लोग सिर्फ इन कंपनीज के लालच को बढ़ावा दे रहे हो, और इन लालची कंपनी को बढ़ावा देने से अच्छा सबक सिखाना चाहिए। और जब तक ये कंपनी सबक नहीं सीखेगी तब तक ये कंपनी कभी नहीं सुधरेगी। और इसी के साथ अब आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो अगर आप लोग इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो जाके इस वीडियो को लाइक कर दो, और साथ ही में चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दो। और मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड मैरी क्रिसमस।